सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं, जिसका नाम है वाक्य। बगैर किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वाक्य से संबंधित आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। ध्यान दीजिए, वाक्य कहते किसे हैं? शब्दों या पदों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा है। बच्चों, इस वाक्य में ये व्यवस्थित है, पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है, शब्दों का समूह है, पदों का, तो ये क्या कहलाएगा? वाक्य। एक बार शब्द और पद के अंतर को और देख लेते हैं। अभी मैं लिखूं सचिन कोमा क्रिकेट कोमा खेल रहा है, तो ये सभी क्या हैं? ये शब्द हैं। इन शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? ये पद बन जाएंगे। तो ये शब्द और पद का अंतर है बच्चों। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम वाक्य के तत्वों की तरफ चलते हैं, जिनसे वाक्य का निर्माण होता है। बच्चों, वाक्य के जो तत्व हैं, यही वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे एक भवन है कोई, उसका निर्माण ईंटों से होता है, ऐसे ही वाक्य का निर्माण तत्वों से होता है उसके। बच्चों, 6 तत्व होते हैं इसके। सबसे पहला योग्यता, दूसरा सार्थकता, तीसरा आकांक्षा, चौथा आसक्ति या निकटता, पांचवा पदक्रम और छठा अन्वय। इनसे ही वाक्य बनता है। ये तत्व हैं बच्चों। हम क्रमानुसार इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला योग्यता। कोई भी वाक्य है, उसमें अर्थ देने की योग्यता बहुत ही जरूरी है। यदि उसमें अर्थ देने की योग्यता नहीं है तो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, गाय घास पीती है। वाक्य तो है, लेकिन इसमें अर्थ देने की योग्यता नहीं है। घास पी नहीं जाती है, घास खाई जाती है। क्या होना चाहिए? गाय घास खाती है, तभी ये अर्थ देने की योग्यता रखेगा। तो ये योग्यता इसमें होनी बहुत जरूरी है। तो क्या होना चाहिए? गाय घास खाती है। अगला, जो वाक्य है उसमें प्रयुक्त शब्द जो है सार्थक होने चाहिए। यदि उसमें प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है तो वाक्य नहीं कहलाएगा, वो भ्रमित हो जाएंगे हम। जैसे क्या चिक चिक लगा रखी है। तो यहां पर चिक चिक का अर्थ समझ में नहीं आएगा। क्यों शोर कर रहे हो, ये ठीक रहेगा। क्यों बकवास कर रहे हो, ये ठीक रहेगा। और जैसे मेरे लिए पानी वानी लेके आओ, पानी तो समझ में आ गया, वानी क्या?
तो निरर्थक शब्द नहीं होनी चाहिए, कहने का अभिप्राय ये है। आकांक्षा, आकांक्षा होती है इच्छा पूर्ति, यानी जो वाक्य है वो इच्छा पूर्ति कर रहा हो, श्रोता की इच्छा अधूरी न रहे। जैसे खेल रहा है, कौन खेल रहा है भाई? सचिन खेल रहा है। तो इस प्रकार इच्छा पूर्ति करने वाला हो। जैसे खा रहा है, क्या खा रहा है भाई? वाक्य होना चाहिए मिठाई खा रहा है। जैसे मेरे लिए ले आओ, इच्छा अधूरी रहेगी भाई, श्रोता समझ नहीं पाएगा क्या ले गया है भाई, मेरे लिए लड्डू ले आओ। तो इस प्रकार जो है वाक्य जो है इच्छा पूर्ति करने वाला हो। आसक्ति या निकटता, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं जिन्हें पद कहते हैं वे न तो ज्यादा चिपके हुए हों, क्लोज हो, न ज्यादा दूर हो, यानी उचित स्पेस दूरी हो, उसे क्या कहेंगे? आसक्ति या निकटता। यानी ज्यादा निकट नहीं होने चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें सचिन ने शतक लगाया। अब देखिए बिल्कुल क्लोज हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और न ऐसा होना चाहिए सचिन ने शतक लगाया, यानी इतनी दूर भी नहीं होनी चाहिए, यानी ज्यादा स्पेस भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा क्लोज भी नहीं होने चाहिए। इसे क्या कहेंगे? आसक्ति या निकटता, यानी एक उचित स्पेस होना चाहिए। पदक्रम, बच्चों वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनका पदक्रम होता है। हिंदी में पदक्रम क्या है? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म आएगा और फिर क्रिया। ये क्या है? पदक्रम। यदि ये भंग है तो फिर वाक्य नहीं है। जैसे है खेल रहा मोहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे है खेल रहा मोहन, यहां कर्म और लिख देते हैं, जैसे फुटबॉल। है खेल रहा फुटबॉल मोहन, तो कर्म भंग हो गया है। सबसे पहले कर्ता आएगा मोहन, फिर कर्म फुटबॉल, फुटबॉल, फिर क्रिया खेल रहा है। तो इस प्रकार होना चाहिए। अन्वय होता है मेल, कर्ता का क्रिया के साथ तथा कर्म का क्रिया के साथ उचित मेल, अन्वय होता है मेल, अन्वय कहलाता है। यदि यह मेल नहीं है तो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे अभी मैं एक वाक्य लिखूंगा, नीलेश खाना खा रही है। नीलेश यहां पर पुल्लिंग है, लड़का है। नीलेश खाना खा रही नहीं, क्या होना चाहिए? नीलेश खाना खा रहा है। यहां पर एक कर्ता का क्रिया के साथ मेल होना बहुत जरूरी है। यदि रहा है, रही है तो गलत है, रहा है होना चाहिए था। अब जैसे विकास ने मिठाई खाया। अब यहां कर्म का और क्रिया का मेल नहीं है, तो इसे भी वाक्य नहीं कहेंगे। विकास ने
मिठाई खाई, ये होना चाहिए था। तो इस प्रकार ये अन्वय है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये तत्व आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक बार वाक्य के अंग और देख लेते हैं। ये तत्व थे, अब 2 अंग और चर्चा कर लेते हैं, फिर हम वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार वाक्य के अंग। बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। ये दोनों क्या कहलाएंगे? वाक्य के अंग होते हैं। इनके बगैर वाक्य नहीं हो सकता, ये अनिवार्य अंग है। जैसे अब डेफिनेशन क्या है? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके बारे में वर्णन किया जाए, जिसके बारे में बताया जाए, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। तो इसमें क्या है? जिसके बारे में बताया जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए विधेय। जैसे उदाहरण के रूप में लिख लेते हैं, राधा जा रही है। बच्चों, इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? राधा। तो राधा क्या है? उद्देश्य। इसे कर्ता भी कहते हैं और इसे क्रिया कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है? ये विधेय, कि वह जा रही है। अब इनका विस्तार भी होता है बच्चों। विस्तार कैसे? जैसे सीता की बहन राधा धीरे धीरे जा रही है। ये जो लाल शब्द लिखे हैं ये विस्तार है। किसका? ये राधा का विस्तार है और ये विधेय का विस्तार है। उम्मीद करता हूं आपका यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला विधानवाचक। ये हम क्या कर रहे हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कर रहे हैं। विधानवाचक। दूसरा निषेधवाचक। तीसरा प्रश्नवाचक। चौथा इच्छावाचक। पांचवा आज्ञावाचक। छठा संदेहवाचक। सातवां विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक। और अंतिम शर्तबोधक। प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हम इनकी चर्चा करते हैं। विधानवाचक वाक्य।
जिस वाक्य में क्रिया के होने की सामान्य सूचना या जानकारी मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, हरि ने लड्डू खाया। वह आ रहा है, वह खेल रहा है, सीता नाच रही है, गीता गा रही है। ये सब क्या है? सामान्य क्रिया हो रही है इनमें, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। और जिन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने की सूचना मिले, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, उन्हें नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें कार्य नहीं होने की सूचना मिलेगी। हरि ने लड्डू नहीं खाया। वह नहीं खेल रहा। विकास ने पतंग नहीं उड़ाया। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न किया जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे हरि ने क्या खाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार ये कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि की भावना हो, उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर करे हरि लड्डू खाए। तो इस प्रकार यहां कौन सा वाक्य हो गया है? इच्छावाचक वाक्य हो गया है। जैसे भगवान करे तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक आए, इस प्रकार। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना आदि भाव छिपे हुए हों, उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरि लड्डू खाओ। तो इस प्रकार कौन सा वाक्य हो गया? आज्ञा दे दी है। ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम जा सकते हो, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, इस प्रकार। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में संदेह हो, आशंका हो, डाउट हो, उन वाक्यों को जो है संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद हरि ने लड्डू खाया। हो सकता है आज वर्षा हो जाए, शायद फसल अच्छी हो जाए। तो इस प्रकार कौन सा है? उसमें संदेह है। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों में मन के फीलिंग या उद्गार, ऐसे भाव जो छिपे हुए हैं, वे प्रकट हों, उन्हें उद्गारवाचक या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ये बहुत ज्यादा जब हम खुश हो जाते हैं, दुखी होते हैं, घृणा की भावना आती है, तब इन वाक्यों की उत्पत्ति होती है। जैसे शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। वाह, हम जीत गए। छी छी, दूर हटो। उफ, ये गर्मी, इस प्रकार। वाह, हरि ने लड्डू खाया। शर्तबोधक, जिन वाक्यों में
एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, शर्त हो, उसे क्या कहते हैं? शर्तबोधक वाक्य। इन्हें निर्देशक वाक्य भी कहते हैं। यानी एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर होगा। जैसे इसी वाक्य को यदि हम लें तो यदि हरी लड्डू खाए तो अच्छा होगा। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे अंक आएंगे। तो इस प्रकार यहां कौन सा वाक्य है? शर्तबोधक वाक्य है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अर्थ जो समाप्त होते हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पुनरावृत्ति। विधानवाचक, जिन वाक्यों के होने की सामान्य सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के नहीं होने की सूचना मिले उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा या मनोकामना, आशीर्वाद की भावना हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना आदि के भाव छिपे हुए हों उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में संशय, संदेह या डाउट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में मन की फीलिंग, उद्गार, भावनाएं प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। और जिन वाक्यों में शर्त हो या फिर यूं कहते हैं कि इसमें निर्देश हो, संकेत हो, उन्हें शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारे वाक्य जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमारा हो गया है, वाक्य के तत्व हो गए हैं, वाक्य के अंग हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपका विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।